वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको मैं बताऊंगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें किस तरह से नंबर ऑफ़ डे निकालना और रेट से जो भी आपका पर डे का रेट हो बुक इशू करने का उससे जितने दिन हुए उनसे मल्टीप्लाई करके फाइनल अमाउंट को कैलकुलेट करना। यदि आप इस सीरीज़ में नए हैं या आप एक बार रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पुराना हमने जो जो काम किया वो इन शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले वीडियो में हमने टेबल स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, जो ये बुक और मेंबर और इशू हमने टेबल बनाई है। उसके बाद हमने बिफोर ट्रिगर लिखकर जो क्लोजिंग होता है बुक का वह कैलकुलेट करना सीखा था कि कब बिफोर ट्रिगर लिखे जाते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने आफ्टर ट्रिगर लिखे थे जिसमें टीआरएन इशू से जब कुछ भी इशू किया तो उसके इफेक्ट एमएसटी बुक में क्लोजिंग इशू और रिसीव में स्टोर कराने वाला जो काम था वो हमने आफ्टर ट्रिगर से तीसरे वीडियो में किया। चौथे हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने वैलिडेशन लगाए थे, यानी कि कोई बुक अगर स्टॉक में नहीं हो तो उसे इशू ना हो पाए और स्टॉक में हो तभी इशू हो पाए। इसके लिए हमने वैलिडेशन के काम चौथे वीडियो में किए थे। पांचवें वीडियो में हमने क्या किया था कि एक कॉलम की बेस पे दूसरे कॉलम में ओल्ड और न्यू बफर या कीवर्ड का उपयोग कर किस तरह से इस टेबल के इस पर हमने एक ट्रिगर लिखकर ओल्ड न्यू का उपयोग कर उसके स्टेट चेंज के आधार पर कुछ कॉलम में अपडेट कराए थे। वो काम हमने पिछले वीडियो में या पांचवें वीडियो में किए थे। और इस वीडियो में हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो टीआरएन इशू है इसमें आपने देखा होगा बुक यहाँ पर रिसीव हो जाती है, तो जब भी बुक रिसीव होगी तो कितने दिन वो बुक उस व्यक्ति ने रखी तो उसके नंबर ऑफ़ डे हमें कैलकुलेट करना है और उसका रेट लाना है और उसका अमाउंट लाना है ना। तो यह काम करने के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमें टेबल में कॉलम बढ़ाने होंगे, फिर हम देखेंगे कि वैल्यू कहाँ से लाना है। तो जो कॉलम बढ़ाने हैं वो तीनों हमको टीआरएन इशू में बढ़ाने हैं। तो मैं टीआरएन इशू टेबल में जाता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मुझे 3 कॉलम बढ़ाना है। पहला कॉलम जो बढ़ाना चाहता हूँ मैं बढ़ाना चाहता हूँ नंबर ऑफ़ डे है ना, या ए नंबर ऑफ़ डेज लिखूँ या एनो डेज कर देता हूँ। इंटीजर में ही रख लेता हूँ, मैं वैल्यू रख लेता हूँ 5 है ना। डिफ़ॉल्ट हमेशा ध्यान रखे, वैसे तो हो जाती है लेकिन ऐसे केस में हमेशा एज डिफाइन करके 0 कर दो, बाकी आपको आगे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम रेट ले लेते हैं, आपको जिस भी नाम से लेना हो। देखो रेट हो सकता है पैसे में भी हो, तो वैसे इस तरह के हो तो डेसिमल में ले लो। मैं रहता हूँ 9,2 और इसमें भी मैं एज डिफाइन वैल्यू 0 ले लेता हूँ। तीसरा हो गया अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ़ डे इंटू रेट और अमाउंट। अब देखो यहाँ पर हम सिर्फ लाइब्रेरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इससे कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, केवल कॉलम के नाम चेंज होते हैं। लगभग लॉजिक सब एक जैसे होते हैं। यदि यह प्रोजेक्ट आपने पूरा अच्छे से सीख लिया तो आप कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं। या अगर आप लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट और कॉलेज में मिनी माइनर प्रोजेक्ट या आपका मेजर प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो इन सब कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इस प्रोजेक्ट को कभी भी एज इट इज़ कॉपी ना करें, इसको समझें, इसके लॉजिक को समझें और खुद से करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे भी मैं डेसिमल ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं सेम 9,2 कर देता हूँ। ये जो है डेसिमल प्लेस के लिए है। ठीक है, इतना किया, हमने 3 कॉलम बढ़ा लिए। तो जब भी इशू करेंगे तो अपने आप इनमें 0 वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। अब देखेंगे कि इनमें वैल्यू कहाँ से आएगी, तो देखते हैं नंबर ऑफ़ डे। नंबर ऑफ़ डे में वैल्यू कब आएगी, जब रिसीव फ्लैग 1 होगा। तब क्या होना चाहिए कि टीआर डेट और रिसीव डेट के बीच का जो भी डिफरेंस है वो आके क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ डे में स्टोर हो जाना चाहिए। तो हमने ये कर लिया। अब हम चलो एक एक को ही करते चलते हैं ना, एक साथ जल्दी नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ़ डे जब काम कब होगा, जब अपडेट चलेगा, क्योंकि इंसर्ट के समय तो बुक इशू होगी, तो जब तो नंबर ऑफ़ डे कैलकुलेट कराने से कोई उपयोग नहीं। जब हम बुक रिसीव करेंगे जब क्या होगा, रिसीव फ्लैग 1 होगा, जब अपडेट होगा। तो यानी कि इस पर जो ट्रिगर लिखा हुआ होगा उस ट्रिगर पर हम ये क्या करेंगे, वैल्यू को सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस टेबल के ट्रिगर में जाकर बिफोर अपडेट। तो BU मतलब क्या हो गया होगा, बिफोर अपडेट। तो हमने इसको एडिट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला जो केस है, ये केस क्या बोलता है
कि वैल्यू 0 से 1 हो, मतलब कि जब पहले बुक हमारे पास थी और मतलब थी नहीं, और जब रिसीव हुई मतलब पहले स्टेट 0 थी और अब रिसीव हो गई, तब यहाँ पर क्या होता था, डेट में रिसीव डेट सेट हो रही थी। यानी कि इसी समय हमें क्या करना है, टाइम भी सेट कराना दोनों का, है ना, मतलब दोनों के नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डे निकालने के लिए क्या होता है कि आप लिखेंगे सेट, किस में वैल्यू सेट करानी है, तो हमने अभी जो अभी नया कॉलम बनाया उसका क्या नाम था, एनो डेज, हमको इसमें वैल्यू सेट कराना है। अब डेज कैसे सेट होंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो माई एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन, जिसका नाम है डेट डिफ। यानी ये क्या करेगा, डेट डिफरेंस निकाल देगा। तो किस किस डेट से निकालना है, तो अभी जो डेटा आया उसी के आधार पे जो हमारी TRDT है, तो TRDT लेना है, और उसके बाद हमको लेना है हमारी रिसीव डेट। ठीक है, तो इस समय कंफर्म है कि रिसीव डेट जो होगी वो यहाँ पर सेट हो चुकी होगी, रिसीव डेट इससे, या फिर डायरेक्ट इसे 9 से भी ले सकते हैं, या आप एक बार, तो हम वैसे इसमें वैल्यू सेट करा दी तो हम इससे भी ले सकते हैं। ठीक है, न्यू का हमने, अगर यही लाइन आप इसके पहले लिख देते तो शायद ये नहीं चलता, तो ये लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा देखना कि यदि इन दोनों में एक जैसी डेट आती है तो क्या होता है, जो डेट डिफरेंस होता है वो 0 रिटर्न करता है। तो यदि कोई बुक सुबह ले गया और शाम को जमा करी तो कम से कम हम एक दिन का रेंट तो लेंगे। तो रेंट लेने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर उसको +1 कर देते, तो क्या होगा कि अगर 0 भी हुआ तो कम से कम एक दिन का अमाउंट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये नंबर ऑफ डेज हमने सेट कर लिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस समय पर यहाँ पर कुछ करना है। हाँ, अब अगर अमाउंट की मैं बात करूँ तो अमाउंट कैलकुलेशन हो सकता है जितने भी नंबर ऑफ डे आए, लेकिन अभी हम रेट तो लाए नहीं। तो रेट हम यहाँ लाने की बजाय मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जब बुक इशू हो जब रेट लेके आ जाए, ताकि यदि आप कोई प्रिंट का वाउचर वगैरह बनाए तो उस पर आप बता भी दें कि इस बुक का हम प्रतिदिन का यह चार्ज लेंगे। यहाँ भी ला सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम उसे जब डेटा इंसर्ट होता है उस समय ले आएँ, बिफोर अपडेट के स्थान पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अमाउंट भी सेट कर लेते हैं। तो न्यू का अमाउंट इक्वल टू क्या होगा कि जो भी नंबर ऑफ डेज थे उसमें सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर देना न्यू के रेट को, जो रेट में जब वैल्यू आएगी, अभी हमने रेट नाम से लिया है, रेंट के नाम से नहीं लिया है, तो ये इस तरह से आप सेट कर देना। इसको हम एक बार कॉपी करके इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम थोड़ा सा इसे एग्जीक्यूट समझ लेते हैं कि ये हमारा चल रहा है या कि नहीं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि चलेगा। हाँ चलो, नंबर ऑफ डे तो आएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी पहले स्टेट कर देते हैं 0। ठीक है, तो ये पुरानी स्टेट में क्या, अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेट चेंज करते हैं। ये मैंने स्टेट 0 से 1 की। अब आप देखिएगा कि अपना नंबर ऑफ डे आते हैं या नहीं आते हैं। अब हम TRN इशू में गए तो देखो यह 29/11 था, हमने जब इसे रिसीव किया तो ये हुआ 5/12, और 5/12 होने में क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ डे -5 आ गए। तो ठीक है, गलती हमारी है। हमने क्या किया कि हमने TR डेट पहले लेना थी, हमें बड़ी डेट, फिर लेना थी छोटी डेट। अब हमने जस्ट उसको रिवर्स ले लिया, इसलिए डे क्या हुए, माइनस में आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो गलती हमने की है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर पहले हमें रिसीव डेट लेना होगी, है ना। उसके बाद आपको क्या लेना होगी, यहाँ पर TR डेट लेना होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम एक बार फिर से इसे क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये फिर स्टेट बदल गई। अब फिर 1 करते हैं, जैसे ही 1 करेंगे और फिर से हम इसका देखेंगे तो अब यहाँ पर देखो आप 5/12 से 29/11 में टोटल कितने दिन हो रहे हैं। तो अब देखेंगे तो 29, 30, ठीक है, 2 दिन तो वो, और आज 5 तारीख है तो 5 दिन ये हो गए। तो टोटल कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो 7 दिन जो है इसने यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डे में ला के दे दिया। रेट अगर यहाँ पर होता तो अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाता, रेट यहाँ था नहीं। मैं 1 मिनट के लिए 1 रुपये या 1 रुपये की बजाय हम 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ अपडेट करा दिया। अब हम चेक करेंगे तो देखो अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी रिसीव की जो डेट फ्लैग है वो पहले वाला ही सेट है। अब हम क्या करते हैं, वापस से 0 करते हैं। ये उसी समय सेट होगा जब आप बुक को रिसीव करोगे। आपने रिसीव सेट किया, अब आप इसका जब अपडेट देखेंगे तो देखो 1.5 के हिसाब से 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 आ गया। ठीक है, तो अब केवल आपको रेट और अपडेट कराना है। तो रेट कहाँ से अपडेट करेंगे, तो रेट अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी टेबल के बिफोर इंसर्ट ट्रिगर में जब आता है तो हम इस बिफोर इंसर्ट ट्रिगर में आएंगे और यहाँ पर रेट लाएंगे। अब रेट लाएंगे कहाँ से,
तो रेट लाने के लिए भी दो चीज़ हो सकती है। यदि आपके यहाँ एक ही रेट चलता है कि आपने फिक्स कोई चार्ज बना रखा है उस जिसको भी आप बना के दे रहे हैं कि हम 10 रुपये लेते हैं या 5 रुपये लेते हैं, तो कोई भी एक टेबल बना लो, एक रो कॉलम की बना लो, उसमें 10 रुपये लिख दो, जब भी बदलोगे रेट चल जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि बुक वाइज अलग अलग रेट हो, तो अपने को क्या करना चाहिए कि बुक वाली टेबल में एक हमें यहाँ पर रेंट का या रेट का एक कॉलम बना लेना चाहिए पर डे का, वो ज़्यादा बेस्ट है। उससे हम क्या करेंगे, आगे वैल्यू ले लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम सबसे पहले रेट का बढ़ाते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर में गए और यहाँ पर हमने एक कॉलम बढ़ाया। मैं रेट ही रख रहा हूँ, आप रेंट वगैरह जो भी रखना चाहो रख सकते हो, है ना। हमें डेसिमल ही रखना होगा और हमेशा याद रखो कि अगर इस तरह से एक टेबल से दूसरे टेबल में कुछ कर रहे हो तो इनकी विड्थ वगैरह भी हमें सेम ही रखना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक रेट का कॉलम यहाँ पर हमारी बुक MST में बढ़ा लिया। अब बुक में देखिए यहाँ पर रेट के कॉलम आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, हर बुक का कुछ भी मेरे मन से एक रेट देता हूँ। इसका मैंने 1 रुपया दे दिया, दूसरी वाली का मैं इसका मैंने 1 दे दिया, 2 नंबर वाले डेटा का मैं दे देता हूँ 1.5, 3 नंबर को मैं दे देता हूँ, 3 नंबर वाली को दे देता हूँ मैं 1 क्या बचा 2 दे देता हूँ, और 4 वाली को दे देता हूँ 2.5, ठीक है। खैर अभी बुक ये स्टॉक में नहीं है लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। देखिए ये हमने जो बुक थी उसके अगर बुक की आईडी के आधार पर करो आप, तो हमने 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपये सबके अलग अलग रेट दे दिए। यदि आपके यहाँ एक जैसे रेट हो तो आप एक अपडेट चला के सबके एक जैसे रेट कर देना, तो आपको अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाना है। अब ये डेटा हमें क्या करना है, उठा के उस पर सेट करना है। तो इसको उठाने के लिए आप यहीं पर एक SQL पहले लिख लो। हमें रेट लाना है, कहाँ से लाना है, MST बुक से लाना है, किस आधार पे लाना है। तो आधार जो है वो हमारी प्राइमरी की होती है, तो हमें आईडी के आधार पे लाना है, और आईडी जो भी होगी उस टेबल की उसके आधार पे हम इस रेट को लेके आ जाएंगे। तो अब हम TRN इशू पे जाते हैं। इसके हम बिफोर इंसर्ट मतलब ट्रिगर पे जाएंगे। तो बिफोर इंसर्ट यह ट्रिगर है, जब इशू होगी जब भी क्या होना चाहिए, रेट सेट हो जाना चाहिए। तो हम इस ट्रिगर में गए, यह जो भी इसके कैलकुलेशन है ये सब इसे लाने दो इनके बाद, क्योंकि हमें ये काम जब करना है जब सारे कैलकुलेशन हो चुके हों, जो भी एरर मैसेज वैलिडेशन के लिए हमने काम में किए, है ना। तो अब आप क्या चाहते हो यहाँ पर कि आपको रेट लाना है। तो रेट लाने के लिए आप ये तो ले आओगे, इसके लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका नाम रख लेते हैं, इंटीजर नहीं है, डेसिमल है तो डेट कर दो, है ना। रेट हो गया, मतलब लोकल डेसिमल रेट, इंटीजर की बजाय आप इसको डेसिमल ही कर दो, 9,2 ही कर दो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 दे ही दी है, ठीक है। हमारे पास LD रेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रेट और इसको करेंगे इनटू, और इंटू करके इस वेरिएबल में ले लेंगे, LD रेट वाले में ले लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, न्यू बुक का ID होता है। तो जो भी नई बुक डलेगी उसका जो भी रेट होगा वो रेट क्या करेगा, हमारे पास आ जाएगा। और पास आने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे सेट कराना होगा। तो सेट किस में कराएंगे, न्यू रेट मतलब कि यह TRN इशू में आके सेट हो जाएगा। तो TRN इशू में LD रेट आके सेट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट नल की वैल्यू लगा दी थी 0, तो ठीक है, नहीं लगाओ तो फिर यहाँ पर इफ नल आदि इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर रेट सेट कर देगा। इतना किया, हम सेव कर देते हैं। अब हम एक कोई बुक इशू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर रेट आ जाना चाहिए। आपको पता ही है 1, 2, 3, 4 का क्या रेट है। तो मैं 1 नंबर बुक किसी भी एक मेंबर को इशू कर देता हूँ। तो मैं इंसर्ट में गया, मैंने कोई भी पर्टिकुलर 1 नंबर बुक ली और मेंबर 1 को ही उसे इशू कर दी, ठीक है। इतना किया, TRN इशू में देखो आप TRN इशू में बुक इशू हो गई, मेंबर को रिसीव हुई नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ डे और अमाउंट नहीं आया, लेकिन उसका जो रेट था वो 1 रुपया आ गया। यही आप अगर 2 नंबर बुक इशू करोगे तो उसका 1.5 रुपये रेट आ जाना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि हम सही भी लिख रहे हैं कि केवल ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये किया और आपने TRN इशू देखा, देखो 1.5 रुपये रेट आ गया। अब जो ये बुक थी हम इसको रिसीव कर देते हैं। ये रिसीव मैंने किया। अब आप जब देखेंगे यहाँ पर ये रिसीव हुआ तो नंबर ऑफ डे भी कितने हो गए, 1 हो गए। क्यों, क्योंकि आज ही ली और आज ही गई, 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपया हो गया, ठीक है। ऐसे अगर डेट ज़्यादा होंगे तो डेट के आधार पे चल जाएगा। पूरा सिस्टम लाइव के आधार पे लिखा हुआ है, इसलिए आप जैसे ही इसे फ्रंट एंड से मैनेज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका काम इसमें हो जाएगा और आप इससे आसानी से रेट और अमाउंट कैलकुलेशन करा सकते हैं। मैं आपको एक बार इसको भी कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। 1.5 रुपया हुआ तो अमाउंट भी 1.5 रुपया हो गया। तो आशा है मुझे आपको
MySQL में हम जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे उसके छठे वीडियो में नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करना, फिर रेट को मास्टर से लाना और अमाउंट कैलकुलेशन वाला जो प्रोसेस मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इस प्रोसेस से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, कोई नई क्वेरी हो या कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं जो रिपोर्ट की प्लानिंग कर रहा था छोटी छोटी SQL बनाने की, तो मैं छोटी छोटी SQL से कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं केवल उसकी SQL आपको बता दूंगा। आपका जो भी फ्रंट एंड हो उससे आप रिपोर्ट व्यू जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।